नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम फ्लिपकार्ट सेलर्स जब भी हमें किसी ऑर्डर का पेमेंट फ्लिपकार्ट पैनल से चेक करना होता है तो हम आप देख सकते हैं इधर फ्लिपकार्ट पैनल पर जाते हैं और फ्लिपकार्ट पैनल पर जाने के बाद इधर ऊपर मेन्यू में आता है पेमेंट्स वाला ऑप्शन और पेमेंट्स वाले ऑप्शन के अंदर आता है ट्रांजैक्शन वाला टैब। आप इस ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हो। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो इस टाइप से ये पेज ओपन हो जाता है। और जब भी अब हमें किसी भी ऑर्डर का पेमेंट देखना है, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का पेमेंट देखना है जो कि या तो हमारे अकाउंट में आने वाला है या फिर आ चुका है, तो हम उसे इधर सर्च कर लेते हैं उस ऑर्डर आईडी को। और जैसे हम उस ऑर्डर आईडी को सर्च करते हैं तो उसकी डिटेल आ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पेमेंट डिटेल को समझेंगे जो कि कभी कभी फ्लिपकार्ट सेलर को समझ में नहीं आती है और इसी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि इसका इतना पेमेंट कैसे मिला है। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और आपको फ्लिपकार्ट पेमेंट पेज से रिलेटेड अगर ये कोई भी क्वेरी होगी तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नॉर्मली किसी भी फ्लिपकार्ट सेलर के साथ ये 4 केसेस हो सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मतलब ये मैंने जो पहले ऑर्डर आईडी ली है वो ऑर्डर है जो कि कस्टमर को डिलीवर हो चुका है। दूसरी जो मैंने ऑर्डर आईडी ली है वो ऑर्डर है जो कि कोरियर रिटर्न है, मतलब कस्टमर तक ये पहुंचा नहीं है और कोरियर रिटर्न में हमें वापस मिल चुका है। तीसरी ऑर्डर आईडी हमने ली है कस्टमर रिटर्न, मतलब ये कस्टमर तक पहुंच गया था और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया और हमें वापस मिल चुका है। और चौथी ये जो ऑर्डर आईडी ली है वो है रिप्लेसमेंट ऑर्डर, मतलब पहले कस्टमर को हमने ऑर्डर भेजा, कस्टमर ने रिटर्न करके वापस कर दिया और फिर हमने रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट भी भेजा है। तो इस तरीके से नॉर्मली ये 4 ही केसेस होते हैं जो कि किसी भी सेलर के साथ हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इनका पेमेंट देखते हो फ्लिपकार्ट पेमेंट पेज पे और आपको समझ में नहीं आता तो वो डाउट आज मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो इन ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट पेमेंट आएगा पेमेंट पेज पर, वो पेमेंट बेसिकली किस हिसाब से फ्लिपकार्ट हमें दे रहा है। तो देखिए, जैसे ही मैंने इधर एक ऑर्डर आईडी को कॉपी किया और इधर मैं पैनल पर गया और पैनल पर जाने के बाद इधर मैं सर्च करूंगा। तो सर्च करने के बाद इधर सर्च का आइकन आता है, इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अब ये पेज ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए पेज लोड हो चुका है। तो अब आप देखिए ऑर्डर ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट आ रहा है वो 430 रुपीज 56 पैसा आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप मेजर हेडिंग देखोगे, स्टोरेज एंड रिकॉल ट्रांजैक्शन इज 0 आ रहा है, नॉन ऑर्डर एसपीएफ ट्रांजैक्शन 0 आ रहा है, टीडीएस ट्रांजैक्शन 0 आ रहा है, एड्स ट्रांजैक्शन 0 आ रहा है। तो हमें जो वो टोटल पेमेंट मिला है वो 430.56 ही मिला है। अब इसकी डिटेल ही नेक्स्ट लाइन में आ रही है, आप देख सकते हैं। जैसे आइटम आईडी लिख रही है, ऑर्डर आईडी लिख रही है, डिस्पैच डेट लिख रही है और इधर आ रहा है सेटल्ड अमाउंट और अनसेटल्ड अमाउंट। तो सेटल्ड अमाउंट के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला अमाउंट जो है हमारे बैंक में सेटल हो चुका है, इसका फ्लिपकार्ट ऑलरेडी पेमेंट दे चुका है। अगर अनसेटल्ड अमाउंट के अंदर आता है तो इसका मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट ने अभी तक इस ऑर्डर आईडी का पेमेंट नहीं दिया है, लेकिन आपको शो हो जा रहा है कि इतना पेमेंट आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट मिलने वाला है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी एक इंडिविजुअली ऑर्डर आईडी पर डाउट हो तो आप इधर जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने आपको इसका पेमेंट दिया है या फिर नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो वो कितने देने वाला है, और अगर दे दिया है तो कितना उसने दिया है। अब अगर इसी की हमें डिटेल देखनी है तो देखिए इधर राइट हैंड साइड पे ही आ रहा है क्लिक टू व्यू मोर डेटा। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए इसका बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन वाला पेज जो है वो ओपन हो गया है। बेसिकली हमने जो भेजा था, अब देखिए इधर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सेल अमाउंट आ रहा है 599 रुपीज। तो सेल अमाउंट 599 रुपीज हो गया और टीसीएस अमाउंट 5.08 और टीडीएस अमाउंट 5.08 जो है वो डिडक्ट हो गया। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने दोनों ही वीडियोस बना रखी है। टीसीएस के ऊपर आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसी तरीके से आप टीडीएस के ऊपर भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने टीसीएस अमाउंट और टीडीएस अमाउंट दोनों के ही ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप दोनों वीडियो को देख लीजिए अगर आपको टीसीएस और टीडीएस का कांसेप्ट समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपकी सेल अमाउंट होती है उसमें जो भी टैक्सेबल वैल्यू होती है, मतलब सेल अमाउंट में तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी आता है, तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू होती है उसका 1% ही टीसीएस डिडक्ट होता है और उसका 1% ही टीडीएस डिडक्ट होता है। अब जैसे इधर टीसीएस लिख रहा है 5.08 और टीडीएस भी लिख रहा है 5.08 डिडक्ट हुआ है, मतलब 508 रुपीज इसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी और उस पर टीसीएस 5.08 और टीडीएस 5.08 जो है वो डिडक्ट हो चुका है।
अब मार्केट प्लेस फी जो है वो 134.14 डिडक्ट हुई है और टैक्सेस जो है 24.14 डिडक्ट हुए हैं। तो नेट जो अमाउंट हमें 599 का था, तो हमारे जो बैंक में हमें मिलेगा वो 430.56 मिलेगा। अगर इसको और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप इधर देख सकते हैं, जैसे इधर 599 आ रहा है और मार्केट प्लेस फी में अगर आप देखोगे तो कमीशन फी आ गई, फिक्स्ड फी आ गई, कलेक्शन फी आ गई और शिपिंग फी आ गई। तो मेनली जिस सेलर का अकाउंट है उसके प्रोडक्ट पर कमीशन जो है वो 4% ही लगता है, तो इसलिए 4% कमीशन कट गया, फिक्स्ड फी लग गया, कलेक्शन फी कट गया और शिपिंग फी एक्सपेंस कट गया। तो इस तरीके से जो अगर किसी को नहीं समझ में आया कि 134 कैसे कटा है तो इधर आप देख सकते हैं। और टीडीएस और टीसीएस तो वही आ गया और टैक्सेस वही आ गए। टैक्सेस ये वो हैं जो कि शिपिंग फी, कमीशन फी, कलेक्शन फी और फिक्स्ड फी पे लगे हैं। मतलब जो भी मार्केट प्लेस फीस चार्ज कर रहा है उस पर टैक्स 18% लगता है, तो वो टैक्सेस आ गए। तो नेट आपको 430.55 का अमाउंट आ गया। तो आई थिंक अब आपको इस पेज से समझ में आ गया होगा कि जो फ्लिपकार्ट ने इधर लिख रखा है 430.56 से कहां से आया है और फ्लिपकार्ट 599 के बदले 430.56 किस हिसाब से दे रहा है। तो ये पहला केस था जिसमें हमने देख लिया कि जब हमारा कोई ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है तो उस केस में फ्लिपकार्ट जो है किस हिसाब से हमें पेमेंट दे रहा है। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो इधर हम शीट पे दोबारा आ जाते हैं और ये आ गया कोरियर रिटर्न। तो इस ऑर्डर आईडी को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर देता हूं और इधर सर्च करता हूं। तो जैसे ही मैंने इधर सर्च किया ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद देखेंगे हम कि ये ऑर्डर ट्रांजैक्शन में देखिए अब 0 आ चुका है और बाकी सब में भी आप देखोगे तो सब 0 आ चुका है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिला ये भी अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि ये कोरियर रिटर्न है। और आपको पता होगा फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के केस में जब भी कोई कोरियर रिटर्न आता है तो फ्लिपकार्ट कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं करता है, ना ही कमीशन फी, ना ही फिक्स्ड फी, ना ही कलेक्शन फी, ना ही शिपिंग फी। तो कोई भी फीस वो चार्ज नहीं करता है और इसलिए जो इधर कोरियर रिटर्न जो आपको आया है उसमें जो सेटल्ड अमाउंट है वो 0 दिख रहा है, अनसेटल्ड में भी 0 दिख रहा है और इसी वजह से नेट अमाउंट भी 0 दिख रहा है। अगर आप इसको डिटेल करोगे, बेसिकली इसकी डिटेल चेक करोगे इधर एक्सपेंड करके, तो आपको यहां भी डिटेल आप देख सकते हो। देखिए फ्लिपकार्ट ने इधर दिख रहा है इसमें कोई भी कमीशन वगैरह की फीस नहीं कटी हुई, सेल अमाउंट लिख रहा है 289 रुपीज और रिफंड लिख रहा है 289 रुपीज। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट कह रहा है कि आपका कोरियर रिटर्न है, आपको पैकेट वापस मिल चुका है और हम भी कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा है, इसलिए ना कोई आपको प्लस में पेमेंट दिया है ना कोई आपको माइनस में डिडक्ट किया है आपका अमाउंट। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा जो दूसरा केस था हमारा कोरियर रिटर्न का। तीसरा और अगला केस देख लेते हैं कस्टमर रिटर्न वाला। तो ये मैंने ऑर्डर आईडी को कॉपी किया और ऑर्डर आईडी को कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर लेता हूं और इधर सर्च करता हूं। तो जैसे ही मैंने इधर सर्च किया तो देखिए इधर ऑर्डर ट्रांजैक्शन में आ गया -167.65 रुपीज और स्टोरेज एंड रिकॉल ट्रांजैक्शन 0, बाकी सब इधर 0 आ रहा है। तो कुल मिलाकर कस्टमर रिटर्न के केस में आप देख रहे हो कि आपको लॉस हुआ 167 रुपए का, 167 रुपीज का। ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो आपको वापस मिल गया होगा लेकिन आपको जो है नेट में लॉस हुआ है -167 रुपीज का। तो इधर आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं इधर सेटल्ड अमाउंट में लिख रहा है -167.65 और इसको मैं डिटेल में देखूंगा, इसकी डिटेल देखूंगा तो देखिए सेल अमाउंट था 899। अब क्योंकि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो कस्टमर को तो उसने फ्लिपकार्ट ने सारा अमाउंट दे दिया है, तो 899 में से 899 डिडक्ट हो गए। अब मार्केट प्लेस फी जो है वो 142.08 आ रहा है और टैक्सेस 25.27 आ रहा है। तो इधर अगर आप देखेंगे मार्केट प्लेस फी, तो मैंने आपको बताया था कि शिपिंग फी और कलेक्शन फी लगती है। तो देखिए कलेक्शन फी लग गया 17.98, शिपिंग फी लग गया 44.1 और रिवर्स शिपिंग फी लग गया 18। कहने का मतलब इसमें 2 बार शिपिंग फी लगा, एक प्रोडक्ट के जाने का शिपिंग फी और एक प्रोडक्ट के वापस आने का शिपिंग फी। तो 2 बार शिपिंग फी लग गया, तो इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 142.08 आ गया और नेट टैक्सेस जो है उस पर 25.28 लग गए। तो इसी वजह से 899 में से 899 की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन जो मार्केट प्लेस की फी लगी है और जो टैक्सेस लगे हैं उससे जो नेट वैल्यू है वो नेगेटिव बनकर आ गई है और इसका टोटल अमाउंट है -167.65 रुपीज। तो कहने का मतलब इस ऑर्डर में इस पर्टिकुलर सेलर को 167.65 रुपीज का लॉस हुआ है। मतलब प्रोडक्ट जाकर तो आ गया लेकिन नेट उसका शिपिंग लग गया है। तो इस वजह से आपको अपने एंड पे कस्टमर रिटर्न चेक करने हैं कि अगर कस्टमर रिटर्न आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आप अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लॉस बुक कर जाओगे। मतलब अपने को ट्राई करना है कि कस्टमर रिटर्न कम से कम ही हो और इसके लिए हमें अच्छे से पैकिंग करनी है, प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन भेजना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे कि कस्टमर रिटर्न जो है हमारे कम हो सकते हैं। अब लास्ट जो केस है रिप्लेसमेंट वाला, इस ऑर्डर आईडी को मैं कॉपी करता हूं और इस ऑर्डर आईडी को कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट करके सर्च करता हूं। तो देखिए सर्च करने के बाद आपको इधर दिखेगा कि ऑर्डर ट्रांजैक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो 157.27 आ गया, बाकी सब जो है वो 00 इधर शो हो रहा है। तो अभी 157.27 किस हिसाब से आया इसको हमें देखना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली आप समझ रहे हैं रिप्लेसमेंट में क्या है कि ऑर्डर एक बार गया था, फिर एक बार वापस आ गया, फिर हमने दोबारा भेजा। रिप्लेसमेंट बेसिकली 2 पार्ट में आप कंसिडर कर लीजिए, पहला कस्टमर रिटर्न और दूसरा सक्सेसफुली डिलीवर टू कस्टमर।
कस्टमर, और उसी हिसाब से फ्लिपकार्ट फीस भी चार्ज करता है। तो देखिए इसमें दो तरीके से दिख रही है फीस। तो ये तो कस्टमर रिटर्न वाला केस हो गया कि 499 का हमारा प्रोडक्ट था, 499 में से 499 रिफंड कर दिया, लेकिन मार्केट प्लेस की फी जो कि फॉरवर्ड शिपिंग फी और रिवर्स शिपिंग फी और कलेक्शन फी थी, जो अभी हमने कस्टमर रिटर्न वाले केस में देखा है, वो हमें दिख गया और उस पर टैक्सेस लग गए। तो नेट हमें -166.12 रुपीज फ्लिपकार्ट को पे करने पड़ेंगे, मतलब फ्लिपकार्ट हमारे डिडक्ट कर लेगा 166.2 रुपीज। अब इसके बाद जो हमने रिप्लेसमेंट ऑर्डर भेजा, तो रिप्लेसमेंट ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। तो सक्सेसफुली डिलीवर पे आप देख सकते हैं सेल अमाउंट है 499 और जो अमाउंट हमें मिला है वो 323.39 मिला है। अब वो कैसे मिला है, क्योंकि ये सेल हुई है इसलिए टीसीएस और टीडीएस तो डिडक्ट होगा ही होगा। तो 4.23 टीसीएस और टीडीएस जो कि 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है, इस केस में टैक्सेबल वैल्यू अंडरस्टूड है कि 423 रुपीज ही होगी। आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी मार्केट प्लेस फी है, मार्केट प्लेस फी आप इधर देख सकते हैं कि वही कमीशन फी हो गई, इसमें 15% कमीशन लग रहा है, फिक्स्ड फी हो गई और शिपिंग फी हो गई। तो इस तरीके से कमीशन फी, फिक्स्ड फी और शिपिंग फी जो है फ्लिपकार्ट ने चार्ज कर ली है। और उसके बाद जो नेट हमें अमाउंट मिला है वो 323.40 मिला है। यहाँ गौर करने वाली बात यही है कि फ्लिपकार्ट ने जो है कमीशन फी, फिक्स्ड फी, शिपिंग फी तो चार्ज की है, लेकिन कलेक्शन फी नहीं की, क्योंकि कलेक्शन फी उसने पहले वाली यूनिट में ले ली है। अब आपको पता है कि जो कलेक्शन फी है वो पेमेंट से एसोसिएटेड होती है। तो फ्लिपकार्ट ने कस्टमर से तो एक ही बार पेमेंट लिया है, भले ही डिलीवरी बॉय उसके पास 2 बार गया हो, लेकिन उसकी वो फ्लिपकार्ट शिपिंग फी ले रही है, इस वजह से कलेक्शन फी जो है वो एक ही बार फ्लिपकार्ट ने चार्ज किया है। तो इस तरीके से आपको जब समझ में आ रहा है कि 323.39 रुपीज किस हिसाब से फ्लिपकार्ट ने दिए हैं। 323.40 एक यूनिट से मिल गया और -166 जो है दूसरी यूनिट से माइनस हो गए। तो जो नेट ओवरऑल इंपैक्ट पड़ा हमारी इस ऑर्डर के अमाउंट पे वो 157.27 रुपीज हमें मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमने फ्लिपकार्ट पर 499 का सेल किया था और उसका एक्चुअल अमाउंट हमें 310 या 315 मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर रिप्लेसमेंट ऑर्डर हो गया है, इस वजह से हमें पहले वाले केस में -166 हो गया और दूसरे वाले केस में हमें जो ऑर्डर डिलीवर हुआ वो 323 रुपीज मिला है। तो नेट जो हमें ऑर्डर मिला है इसका वो 157 रुपीज मिला है, क्योंकि 323 - 166 करेंगे तो 157 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं 4 ऑर्डर्स की बात करूं तो इसमें हमने देखा कि कस्टमर रिटर्न और रिप्लेसमेंट दोनों ही ऑर्डर में सेलर को लॉस होता है। और अगर आपको भी इस तरीके से ऑर्डर कस्टमर रिटर्न और रिप्लेसमेंट ऑर्डर ज्यादा आते हैं तो आप अपने एंड पे इस तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितना अमाउंट शिपिंग वगैरह में आपका नेगेटिव में चला जा रहा है। ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, आपको अपने एंड पे से कम करना है, वरना ओवरऑल आप लॉस में ही आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो लास्ट के तीनों केसेस है, मतलब कोरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न और रिप्लेसमेंट, अगर किसी भी टाइप के रिटर्न में आपको कोई भी प्रोडक्ट डैमेज होकर मिलता है तो आपको पता है आप उस केस में एसपीएफ क्लेम रेज करते हैं फ्लिपकार्ट पर। तो अगर फ्लिपकार्ट एसपीएफ क्लेम को अप्रूव करता है तो वो कुछ प्रोटेक्शन फंड देता है। मतलब मान के चलिए आपका कोई कस्टमर रिटर्न आया और आपको लगता है कि वो डैमेज कस्टमर एंड पर हुआ है या फिर रास्ते में हुआ है, तो उस केस में आप टिकट रेज करोगे फ्लिपकार्ट पर, एसपीएफ क्लेम रेज करोगे और फ्लिपकार्ट अगर उस क्लेम को अप्रूव कर देता है तो आपको कोई प्रोटेक्शन फंड अमाउंट देता है। तो वो भी वैल्यू आपको इन ट्रांजैक्शंस में दिखने लगेगी। जब आप ये पेमेंट डिटेल पेज पे जाओगे तो प्रोटेक्शन फंड करके लिख रहा होगा। तो जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई कस्टमर रिटर्न में जो प्रोडक्ट है वो डैमेज होकर मिला है और अगर आपने उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल कर दिया और फ्लिपकार्ट ने अगर आपका एसपीएफ क्लेम अप्रूव कर दिया तो वो आपको कुछ प्रोटेक्शन फंड देगा। तो वो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू आपको उस ऑर्डर की डिटेल्स में दिखने लग जाएगी। मतलब उस पेमेंट पेज पे आपको प्रोटेक्शन फंड करके भी डिटेल दिखने लगेगी, जिससे कि अगर आपको जैसे किसी ऑर्डर में नेट में -166 होगा और अगर आपको कोई प्रोटेक्शन फंड मिल गया 200 रुपए का या 300 रुपए का, तो नेट उसकी वैल्यू 200 में से 166 माइनस होकर नेट उसकी जो वैल्यू है वो 34 रुपीज दिखने लग जाएगी। तो वो इसलिए 34 रुपीज दिख रही है क्योंकि फ्लिपकार्ट में आपने उस केस में एसपीएफ क्लेम डाला था और फ्लिपकार्ट ने वो क्लेम अप्रूव कर दिया है और उस केस में आपको प्रोटेक्शन फंड कुछ अलॉट कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन फंड की एंट्री देखने को मिल जाती है जब आप पेमेंट डिटेल पेज पर देखते हैं। बाकी पेमेंट रिकंसिलेशन तो आपको मंथली बेसिस पे करना है और पेमेंट रिकंसिलेशन आपको एक एक करके चेक नहीं करना, जो मैं ऑलरेडी आपको पास्ट में वीडियोस में भी बता चुका हूं और सिखा चुका हूं। आप चाहें तो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपने बिजनेस में एक सिस्टम बनाना सीखना है कि हम अपने बिजनेस में कैसे सिस्टम बनाते हैं, रिटर्न्स को कैसे मैनेज करते हैं, पेमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको पूरे अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में एक सिस्टम बनाना सीखना है तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ट्रेनिंग
पेमेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और आपको जो फ्लिपकार्ट का पेमेंट पेज से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो वो सॉल्व हो गई होगी। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।